हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल की रिवीजन करेंगे। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था लाज्लो क्राइजहोरक्वाई, इनको मिला है नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए 2025 का। इसके अलावा अभी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया गया 10 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक स्वदेश मेला आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने निर्बाध सार्वजनिक परिवहन के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया मुंबई में। और सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोला गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल का भारत में ऑफिशियल एम्बेसडर बनाया गया है संजू सैमसन को। अक्टूबर 2025 में डीआरडीओ ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का शुभारंभ किया है, इसका नया संस्करण लॉन्च किया है। और C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है BS चंद्रशेखर को और ब्रायन लायरा को। और दिवाली के दिन राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा स्टेट बन गया है अमेरिका का कैलिफोर्निया। पहला स्टेट पेंसिल्वेनिया था। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में तुर्की में 12,000 वर्ष पूर्व मानव चेहरे वाला एक स्तंभ खोजा गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी भेजी जाती है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो नोबेल पीस प्राइज, इसकी काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी खूब, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इनको, लेकिन मिला नहीं। ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। किसे? मारिया कोरिना मचाडो को। कल ही मैंने आपको ये वीडियो दी, जैसे ही अपडेट आया तो मारिया कोरिना मचाडो ये विनर बन गए हैं। ट्रंप को नहीं मिल पाया है। ट्रंप खुले तौर पर ये मांग रहे थे, है ना, कि मुझे मिलना चाहिए। ओबामा को क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए। खैर, इस पर मैंने डिटेल सेशन किया है, आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो। ये पुरस्कार इनको क्यों मिला है? तो ये पुरस्कार, क्योंकि देखो ये वेनेजुएला की हैं। वेनेजुएला में ये अपोजिशन की लीडर हैं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, है ना। तो वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए इनके अथक संघर्ष के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये 2024 का सखारोव पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। सखारोव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन देता है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। तो 2024 का सखारोव पुरस्कार मिला था और देखो 2025 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। नोबेल पीस प्राइज को कैसे याद रखोगे? ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, मारिया ने कोरोना के दौरान शांति मचा दी। अब इस लाइन में इनका नाम ढूंढो, तो मारिया कोरोना मचाडो, ठीक है ना, मारिया कोरोना मचाडो। कोरिना मचाडो है तो आप कोरोना के टाइम का लो समय। मारिया ने कोरोना के दौरान शांति मचा दी, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इस लाइन से आप बेहतर तरीके से इसको याद कर सकते हो, इनके नाम को। आपकी क्या ट्रिक है आप कमेंट करके बताइएगा। ये वाली अच्छी लगी है तो यही वाली याद कर लेना, है ना। बाकी के सभी लिस्ट आप देख लीजिए कि अभी तक 5 लिस्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मतलब 5 विजेताओं की। अब लास्ट वाला बचा हुआ है, कौन सा? लास्ट वाला बचा हुआ है इकोनॉमी वाला, अर्थशास्त्र वाला, और वो मिलेगा 13 तारीख को, ठीक है ना। वो 13 तारीख को अनाउंस होगा, यानी अब सैटरडे छोड़ो, संडे छोड़ो, अब इसके बाद फिर अब मंडे को नंबर आएगा, मंडे या ट्यूसडे को। तो देखिए, चिकित्सा का मिला था मैरी ई ब्रांको को, फ्रेड रेम्सडेल को, सिमोन सकागुची को। भौतिकी का जॉन क्लार्क, मिचेल एस डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस को। रसायन विज्ञान का रिचर्ड रॉबसन, सुसुम कितागावा और उमर एम यागी को। साहित्य का नोबेल लाज्लो क्राइजहोरक्वाई। शांति का मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। तो ये 6 में से 5 का याद रखना नाम। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, ये थीम है इसकी। 2012 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है, मतलब पहली बार 2012 में मनाया गया था, शुरुआत इसकी 2011 में ही हो गई थी, घोषणा हो गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका है, यानी गर्ल चाइल्ड के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको कैसे आगे शिक्षा कैसे देनी है, कैसे सारी चीज़ें सिखानी है, इसके अलावा कैसे सशक्त बनाना है, ये सब चीज़ों के लिए होता है। ऐसे ही एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो देश के लिए होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ना अभी यूपी SSSC पेट के एग्जाम में पूछा गया था।
यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में अभी जो हुआ था ना, पिछले महीने हुआ था शायद, तो उसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसमें 24 जनवरी भी ऑप्शन था, राष्ट्रीय बालिका दिवस वाला भी, ध्यान रखना। इसीलिए 24 जनवरी को 1966 को इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए उनकी याद में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ध्यान रखना। अब ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस एवज में मनाया जाता है। उसमें इंदिरा गांधी की जयंती दे सकता है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दे सकता है, इंदिरा गांधी की पहली शपथ ग्रहण भी दे सकता है। तो आपको शपथ ग्रहण लगाना है, ठीक है, जयंती और पुण्यतिथि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये तो बालिकाओं के लिए था। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्यों? सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है, भारत की कोकिला। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली एकमात्र और पहली भारतीय हैं शेरी सिंह। शेरी सिंह अभी मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत चुकी हैं। आज तक के इतिहास में मिसेज यूनिवर्स कोई नहीं बना था भारतीय में। मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, मिसेज यूनिवर्स नहीं बनी थी। ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स और मिसेज यूनिवर्स में अंतर है। मिस यूनिवर्स, पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी, पहली ये मिस यूनिवर्स थी, ठीक है ना, सुष्मिता सेन। लेकिन ये हैं मिसेज यूनिवर्स। मिसेज कौन होती हैं? मिसेज मतलब कि वो मैरिड हो गए, विमेन हो गए, ठीक है ना। याद रखना, ये थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। ये मैरिड हो गई और जो मिस यूनिवर्स हुई ये अनमैरिड, ठीक। रीता फारिया बनी थी पहली मिस वर्ल्ड, पहली मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की। मैं भारत की यहां पर सब बात कर रहा हूं, पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। और हरनाज कौर संधू अभी 2021 में बनी थी मिस यूनिवर्स, 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है ना। और ये बनी है 2025 में मिसेज यूनिवर्स। क्लियर है? तो ये चारों के चारों फैक्ट याद रखना। तो मिसेज यूनिवर्स इनकी बात करते हैं, शेरी सिंह की। तो शेरी सिंह जो हैं अभी ये जीती कहाँ पर हैं? ये आयोजन कहाँ किया गया था? ये आयोजन किया गया था फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में आयोजन किया गया था, वहीं पर ये जीती हैं। 48वां संस्करण था इस बार का और पहली बार 48 वर्ष बाद समझ लो पहली बार भारत को मिला है खिताब। इस बार के कुछ और विजेताओं की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता है जो कि थाईलैंड के हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 अभी क्योंकि दिसंबर में अनाउंसमेंट होगा, नवंबर दिसंबर में होता है इस साल का, तो अभी पिछले साल वाला ही आपको याद रख के चलना है। तो मिस यूनिवर्स 2024 में विक्टोरिया केजोर थोलविग डेनमार्क की हैं, ये जीती थी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की बात करेगा तो मनिका विश्वकर्मा जीती हैं। यही मनिका विश्वकर्मा इस बार के मिस यूनिवर्स में जाएंगी इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अब देखना होगा कि ये मिस यूनिवर्स बनती है कि नहीं, ठीक है। तो कौन जा रहा है? मनिका विश्वकर्मा की अपनी ई बुक भी आ गई है। ऐसे ही डिटेल कंटेंट, चैप्टर वाइज कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। ई बुक 3 महीने की भी आ गई है, जुलाई से सितंबर तक की, इसको भी आप ले सकते हो। जो लोग 6 मंथ वाली ई बुक लिए थे जनवरी से जून तक की, उनको जुलाई से सितंबर की ई बुक लेना है। सिर्फ 2 ई बुक में आप अभी तक का पूरा कवर कर पाओगे। जिनको 9 महीने की एक साथ चाहिए तो वो जनवरी से जून और जुलाई से सितंबर एक साथ ले सकते हैं, और जिनको महीने वाइज चाहिए एक एक महीने की, वो एक एक महीने की भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया गया? तो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी ये अभी ओडिशा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा के पुरी में ये लॉन्च किया गया है। आप जानते हो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी यहीं से निकलती है। तो वहीं पर अभी पुरी जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नाम का एक डिजिटल पुस्तकालय या कहें डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुराना पुस्तकालय था रघुनंदन पुस्तकालय, उसके स्थान पर नया पुस्तकालय बनाया जाएगा और इसको डिजिटलीकृत किया जाएगा, मतलब डिजिटल यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। तो जिससे श्रद्धालु और शोधकर्ताओं के लिए पवित्र दस्तावेज और पांडुलिपियाँ डिजिटली भी
उपलब्ध रहें और लंबे समय तक रखी जा सके। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान किन मुद्दों पर समझौते हुए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे ये अभी भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच में कई मुद्दों पर समझौते हुए हैं। इनमें से कुछ जैसे भारत में यूके की यूनिवर्सिटी की शाखाएं खोली जाएंगी, अमेरिका ने H1B वीज़ा बंद किया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने जाते हैं इंडियन बच्चे उनके लिए वहाँ पर कैप लगा दिया। तो इसको सबको देखते ही भारत ने और तलाशना शुरू किया अपना, और तलाशने के एवज में भारत में ही जो यूके लेवल की, जो यूके ब्रिटेन या बड़ी बड़ी मतलब देशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ब्रांचेज यहाँ पर खोलने के लिए समझौता कर लिया। भारत यूके समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ, यानी सेटा समझौता हुआ। IAF प्रशिक्षकों को RAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनर्स हैं वो रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जाकर उनके एयरफोर्स के अधिकारियों को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा ये सभी उपरोक्त आपका ऑप्शन सही रहेगा। और भी अभी एग्रीमेंट हुए हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। एक ज़रूरी बात लेकिन पहले जानने से पहले जान लो। ज़रूरी बात क्या है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी FTA साइन हुआ था, कुछ ही महीनों पहले की बात है। FTA साइन हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये ऐतिहासिक था, मतलब आप समझो जब बोरिस जॉनसन हुआ करते थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, तब से वो पहल शुरू हुई थी और तब आते आते कई प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बदले, लेकिन अब जाकर के फाइनली साइन हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता ये कहते हैं, तो ये मुक्त व्यापार हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, इसके वजह से कीर स्टारमर को वहाँ पर सम्मानित भी किया गया। अब कीर स्टारमर एक और बड़ा स्टेप लेते हुए भारत में आए और भारत से एक लंबी चौड़ी डील करी हुई है। ये डील कितनी लंबी है, अब आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, वो देखिए। यहाँ पर ये 125 से ज़्यादा अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, उद्यमी, कुलपति, सांस्कृतिक नेता, इन सबको लेकर आए थे। मतलब एक लंबा चौड़ा इनका डेलीगेशन आया था, 125 से ज़्यादा लोग आए थे कीर स्टारमर के साथ। 8 से 9 अक्टूबर के बीच में ये भारत में रुके 2 दिनों तक। भारत और ब्रिटेन के बीच में कहाँ कहाँ किन किन मुद्दों पर समझौते हुए, अब एक एक करके जानते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, भारत में यूके की यूनिवर्सिटीज़ की शाखाएं खोली जाएंगी। भारत यूके समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता होगा, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट इसे कहते हैं, सेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनर्स जो हैं रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन को ट्रेन करेंगे। इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, इस पर भी बातचीत हुई है और इसके तहत 4G और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और टेलीकॉम्स, साइबर सिक्योरिटी, इनके लिए 24 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ये पाउंड स्टर्लिंग का सिंबल है, इतना की फंडिंग की जाएगी इंडिया में। इसके बाद बायो मैन्युफैक्चरिंग, जीनोमिक्स और 3D बायो प्रिंटिंग, इसमें सहयोग किया जाएगा। समुद्री इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों की संयुक्त विकास पर समझौता हुआ है। लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, इसकी आपूर्ति करेगा ब्रिटेन। संयुक्त क्लाइमेट टेक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया है, तो क्लाइमेट टेक स्टार्टअप पर दोनों मिल करके फंड इकट्ठा करेंगे और उस पर खर्च किया जाएगा। इंडिया यूके क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और क्रिटिकल मिनरल्स कोलैबोरेशन गिल्ड और IIT ISM धनबाद में सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा झारखंड में। तो ये 10 बड़े पॉइंटर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि FTA के बाद ये दूसरा समझौता हुआ, तो समझो आने वाले दिनों में ना भारत और ब्रिटेन बहुत बड़ा पार्टनर बन जाएगा ट्रेड के मामले में। अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है ना। अब आने वाले दिनों में अमेरिका को उतना ट्रेड भारत से नहीं मिलेगा। अगला, ट्रंप की घोषणा के बाद किस दिन से इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू हुआ? तो देखिए, ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 9 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस किया कि आज से ही लागू होता है इजराइल हमास के बीच सीज फायर। हालांकि अनाउंसमेंट इन्होंने 8 अक्टूबर को किया था, लेकिन 9 अक्टूबर से वो लागू माना जाएगा। इन्होंने कहा ट्वीट करके कि फर्स्ट फेज पर दोनों एग्री हो गए हैं। जबरदस्ती का ये एग्रीमेंट करवाए हुए हैं हमास और इजराइल के बीच में। कुछ पॉइंट, क्योंकि इन्होंने 20 सूत्रीय प्लान लॉन्च किए थे, मैंने इस पर आपको वीडियो दी थी। ये 20 पॉइंट का इनका प्लान क्या था, उस 20 पॉइंट के प्लान में कुछ बातें इजराइल ने मानी, कुछ बातें हमास ने मानी, सभी बातें दोनों ने नहीं मानी है। लेकिन कुछ बातों मानने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फेज एटलीस्ट लागू हो गया।
और इसी फर्स्ट फेज की ये बात कर रहे हैं कि पहला फेज जो है ये लागू हो गया है सीज फायर का, और इसके तहत क्या होगा कि दोनों ही देश अपने अपने देश में बंद हुए पकड़े हुए हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। इजराइल जो है ये फ़िलिस्तीनियों को छोड़ेगा, लगभग 1000 की संख्या में उसके पास हैं, और हमास जो है लगभग 48 की संख्या में उसके पास जीवित और मृत मिला करके उसके पास इजरायली नागरिक हैं, उनको वो छोड़ेगा। तो ये फर्स्ट फेज़ है गाज़ा में हो रहे जो युद्ध है उसके विराम की, या कहें सीज फायर की। तो इजराइल और हमास के बीच होगा। हालांकि हमास ने ये साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं त्यागेगा, उससे ये कहा गया था कि हथियार छोड़ दो, अपना संगठन बंद कर दो, वो इस पर राजी नहीं हुआ। मतलब कुछ कुछ पॉइंट माने हैं। अभी आनंद फानन में 9 अक्टूबर के पहले पहले ही क्यों लागू करवा दिए, इनको लगा यही कि 9 अक्टूबर तक हम अगर ये युद्ध रुकवा देंगे तो 8 युद्ध हो जाएगा इनका। 8 महीनों में 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर ही रहे थे, तो इससे हो सकता है नोबेल पीस कमेटी वाले जो हैं ये हमको नोबेल दे देंगे। इन्होंने बाकायदे कैंपेनिंग करी हुई है, बढ़िया से खूब सबसे कहलवाया, देश भर के दुनिया भर के लीडर से कहो हमको कि नोबेल मिल जाए हमको, नोबेल मिल जाए हमको, लेकिन नोबेल नहीं मिला इनको। खैर, नोबेल क्यों नहीं मिला इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। उसका एक प्रोसेस होता है, टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग काफ़ी पहले निकल चुकी थी। अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना ने किस नाम से नया स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में सक्षम नाम से स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। ये स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है, मतलब एक ऐसा ग्रिड रहेगा कि वो ड्रोन अटैक अगर होगा, ड्रोन वगैरह कोई आएंगे तो उसको वो हवा में ही मार गिराएगा। तो ये एंटी ड्रोन ग्रिड होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सक्षम नाम है इसका फुल फॉर्म, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। तो ये सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों करेगा। सॉफ्ट किल का मतलब कि ड्रोन को नीचे गिराना हो, नीचे गिरा दिया जाए, उसके बाद जाकर देखा जाएगा कि क्या वो वाकई में कुछ खुफिया जासूसी कर रहा था कि या वैसे ही कोई मज़ा लेने के लिए उस एरिया में उड़ा रहा था, या फिर उससे अगर दोबारा से री इंजीनियरिंग करना हो, रिवर्स इंजीनियरिंग करना हो, तब किया जा सकता है कि नहीं। तो वो सॉफ्ट किल करके थोड़ा हिस्सा उसका डैमेज करके उसको नीचे गिरा लिया जाएगा, उसके बाद लाके खोल के देखा जाएगा। हार्ड किल का मतलब कि डिस्ट्रॉय ही कर दो, दगा ही दो ऊपर ही, है ना। तो वो दोनों ही काम करेगा ये सक्षम। तो सक्षम एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और ग्रिड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL गाजियाबाद ने इसे मिलकर बनाया है। अगला, अक्टूबर 2025 में कहां पर पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया गया? पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, पानी के अंदर जाकर के लाइव इंटरव्यू किए हैं, ये पूरा पॉडकास्ट किए हैं, है ना। कौन किए हैं? पलाऊ देश के राष्ट्रपति। तो पलाऊ देश के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये किया हुआ है अंडर वाटर। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, पानी के अंदर में ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसी क्या इनको वो मची थी कि पानी के अंदर जा कर के करें? तो देखिए, पानी के अंदर जा कर के इंटरव्यू करने का मकसद इनका ये था, एक प्रकार से लाइमलाइट में आना और अपने मुद्दों को दुनिया तक पहुंचाना। कौन सा मुद्दा है भाई? मुद्दा इनका ये है कि इनका देश जो है, जो पलाऊ है, वो डूब रहा है। ये द्वीप देश है एक, और द्वीप जो है आप जान रहे हो कि महासागर का जलस्तर बढ़ रहा है, इस वजह से ये सब डूब रहे हैं। तो जलस्तर कैसे बढ़ता है? मैं आपको बताया हूँ बहुत बार, ग्लेशियर पिघलते हैं आर्कटिक अंटार्कटिक में, तो उससे महासागरों का जलस्तर बढ़ता है। आर्कटिक अंटार्कटिक में ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? क्योंकि गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि जब ग्लोबल जो पृथ्वी है जो अपना वार्म होता है, गर्म होता है, तब होता है। तो पृथ्वी गर्म होने के पीछे का कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्यों होता है? क्योंकि तमाम प्रकार की फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करो, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो ग्लेशियर कम पिघलेंगे, ग्लेशियर कम पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जब बढ़ेगा नहीं तो पलाऊ जैसे देश डूबेंगे नहीं तो पता लगेगा इन फ्यूचर इनको ट्रेंड बना लेना होगा कि पानी के अंदर ही जाकर के डुबकी लगा करके ये इंटरव्यू दे रहे होंगे। खैर, महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रपति सुरेंगेल हिप्स जूनियर, इन्होंने ये साक्षात्कार किया है, यानी कि इंटरव्यू किया है। क्लियर? अब देखो, ये देश कहाँ पर है? पलाऊ की राजधानी वैसे होती है नंगेरुल मुद। ये देश कहाँ पर है? ये है फिलीपींस के पास। आप देखोगे दक्षिण एशिया में, ये रहा अपना प्यारा भारत। दक्षिण पूर्व एशिया में आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा फिलीपींस,
ये देश मिलेगा। यहीं पर एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, पलाऊ, यही पलाऊ देश की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, छोटा सा देश है पलाऊ। क्लियर। अगला, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। ये भारत करेगा कब? 27 से 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा, भारत मंडपम में होगा, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये सम्मेलन होने वाला है। भारत 5 साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर चुका है, जो भारत ने लक्ष्य रखा था। मतलब अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही पूरा कर चुका है, और भी देशों के लिए कह रहा है कि अपना कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादन करो, यूज करो। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक भी है, आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। इसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा विकास का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी है भारत, ठीक है। तो 27 से 30 अक्टूबर तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होगा। आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, जब COP21 हुआ था। COP21 2015 में हुआ था पेरिस में, है ना। इसी दौरान पेरिस जलवायु समझौता भी निकल करके आया था। उसमें भी ये कहा गया था ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसमें टेम्परेचर 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और वर्तमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, बार बार मैं बताता हूँ, बार बार पूछा जाएगा। पेरिस जलवायु समझौता बिना पढ़े मत जाना कोई एग्जाम देने, ठीक है ना, 2015 का। और इसको अगर आप तभी जान पाओगे जब रेगुलर क्लास लोगे, मैं अक्सर इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। खैर, COP21 में ISA की भी स्थापना की गई, भारत और फ्रांस के संयुक्त अध्यक्षता में स्थापना की गई, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाया गया, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आशीष खन्ना इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान शुरू किया? तो सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान ये पंजाब राज्य सरकार ने, पंजाब के गवर्नर ने किया है, राज्य सरकार ने नहीं, पंजाब के राज्यपाल ने ये किया है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती जो आने वाली है, आप जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को, है ना, 31 अक्टूबर को, जब इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, इनकी जयंती होती है। इसी दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इनकी 150वीं जयंती है, ठीक है। तो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान शुरू किया जा रहा है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, जो वो देख लेते हैं। कल पूछा था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN, इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत 1969 में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कालीन का निर्माण किया गया था, ये 12,464 मीटर स्क्वायर का। आज आपको क्या बताना है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार, इसमें सबसे अंतिम क्षेत्र में जब नोबेल दिया जाना शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ? सबसे लास्ट क्षेत्र वाला कौन सा था इसमें, बताइए। निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा लीरा है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। लीरा कहाँ की करेंसी है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।